हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इवन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, और साथ साथ में एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का। ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई वगैरह या जेई एग्जाम्स या फिर नीट के एग्जाम के लिए। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे वो लोग एक रिएक्शन दे देंगे और उनमें पूछ देंगे विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और साथ में वो लोग ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं और एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं। ऐसे केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तुम्हें समझना कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी। तो वो कंपैरिजन भी अपन साथ साथ में इवन के बाद देखेंगे। चालू करते हैं अपन सबसे पहले अपने इवन रिएक्शन के मैकेनिज्म से, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद आगे चल के और बाकी के फैक्टर्स को जानेंगे। तो इवन मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई भी हमारा सबस्ट्रेट होता है, जैसा कि ये है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अपन ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस के साथ कराई। जैसे कि वाटर लिया मैंने, वाटर यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जिस तरह से हम SN1 रिएक्शन में देख रहे थे सबसे वो 2 स्टेप की रिएक्शन थी, वैसे ही हमारी इवन मैकेनिज्म भी डुअल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंट होगी या फिर जो हमारा रिएक्टेंट होगा उस पर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, जस्ट लाइक द SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या हुआ, हम लोग ने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, और हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आए वो कौन से थे, एक हमारा आया अल्कीन, एक आया H3O पॉजिटिव और एक आया हमारा Br नेगेटिव। चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे और अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। सबसे पहला स्टेप देखें हम लोग, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड देखूं तो उसमें क्या होगा, जो कार्बन होगा वो किसी भी हैलोजन के कंपैरिजन में तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होने वाला है ना। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो बॉन्ड कैसा होगा, एक पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा मेरे कार्बन पे जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा मेरे हैलोजन एटम पे। इस मॉलिक्यूल को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में क्या है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। वहां पे क्या है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे पास रिएक्टेंट में भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव सेंटर जनरेट हो रहे हैं, एज वेल एज मेरे सॉल्वेंट में भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव सेंटर्स हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसका डेल्टा नेगेटिव वाला जो रिएक्टेंट का डेल्टा नेगेटिव पार्ट है वो सॉल्वेंट के डेल्टा पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है वाटर का उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, जो ब्रोमीन है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में सिंपल सा एक अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा हमारे वाटर के ऑक्सीजन वाले डाइपोल से जो कि डेल्टा नेगेटिव डाइपोल है। इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो मेरा ये बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, और जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन होगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले गए, ब्रोमीन पे चले गए। यहां से जनरेट हुआ हमारा कार्बोकैटायन, सेम टू सेम SN1 की तरह हो रहा है फर्स्ट स्टेप। उसमें भी फर्स्ट स्टेप में सेम टू सेम यही बात हो रही थी, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था। और हम वहां पे बात कर चुके हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है या फिर मैं बोलूं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेप होगी हम किसी स्टेबल चीज से कोई अनस्टेबल चीज जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसके हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ये प्रोसेस कैसी होगी, स्लो होगी। तो अगर एक रिएक्शन कई सारे स्टेप्स के थ्रू प्रोसीड हो रही है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये बात है तो यहां पे हम सीधा सीधा बोल देंगे कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडेंट होगी किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड। मतलब जो रेट होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। या फिर मैं और अच्छे से लिखूं तो लिख सकता हूं रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है रेट। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जो भी हमारी इवन मैकेनिज्म इवन रिएक्शन होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये बात तो अपने को पता चल गई। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है ये देखते हैं। पहले स्टेप में तो हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास कार्बोकैटायन है और उसके साथ हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है। वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया सा प्यारा सा न्यूक्लियोफाइल होता है वो। वाटर के ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये जो कार्बन है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, अब हाई पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये आके इस कार्बोकैटायन से डायरेक्टली बॉन्ड बना ले, है ना। तो कब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा कब नहीं फॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है इस रिएक्टेंट पे। अगर ये रिएक्टेंट मेरा बल्कियर है, काफी ज्यादा बल्कियर है, तो वहां पे क्या होने वाला है, इसका अप्रोच इस तक, जैसे ये कार्बोकैटायन है इसके पास 3 CH3 ग्रुप्स है। CH3 ग्रुप्स कैसे होते हैं, काफी बल्कियर होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या प्रेफर होगा, किसी ऐसे जगह पे अटैक करना जहां पे
हिंड्रेंस कम हो, जहां पे ये पहुंच आसानी से जाए। तो क्या प्रेफरेंस होगी इस वाटर की? किसी ऐसी जगह पे अटैक करे जहां पे हिंड्रेंस कम हो और वहां से निकाल ले एक प्रोटॉन। जैसा कि यहाँ पे हमें ये वाला CH3 ग्रुप दिख रहा है ना, कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट वाला कोई भी कार्बन है उससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे बना दे एक डबल बॉन्ड, जिस तरह से हम किस में देख रहे थे, E2 मैकेनिज्म में। तो क्या होगा, इसका अटैक होगा इस हाइड्रोजन पे और यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन दोनों कार्बन के बीच में आके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जनरेट कर लेंगे, साथ में हमारा H3O पॉजिटिव निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह की हमारी मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगी इवन रिएक्शन की। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्यों है ना, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है। ओके, तो अब फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है उस केस में, है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालेगी। कार्बोकेटाइन अगर तेरा स्टेबल बन रहा है तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, और कार्बोकेटाइन अगर तेरा अनस्टेबल बन रहा है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी। मतलब सिंपल सी बात आ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन will be affected by the stability of the carbocation in even reactions. The more the stability of the carbocation, the higher will be the rate of that reaction and vice versa. ये तो बात होगी हमारी किस तरह से मैकेनिज्म होती है इवन रिएक्शन की। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है मतलब यहाँ भी वो रीअरेंजमेंट वाली बात आएगी, है ना। जिसने भी रीअरेंजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लो, है ना, तो थोड़ा अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि उस चीज का इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा और इनके प्रोडक्ट्स जो बनने वाले हैं उसमें रीअरेंजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, कार्बोकेटाइन जनरेट कराना है। कार्बोकेटाइन जनरेट कराने के बाद देखना है रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकता है या नहीं है। रीअरेंजमेंट होता है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको करा दो और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करा दो एंड देन एलिमिनेशन करवाओ। उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद तुम्हें बीटा कार्बन से कोई हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एलिमिनेशन करवाना होगा और वैसे तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि कार्बोकेटाइन सपोज मेरा स्टेबल बन गया, ठीक है। अब वहां पे दो अलग अलग तरह के बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं मुझे। एक ऐसा कार्बन है जिसपे कम हाइड्रोजन है, दूसरा ऐसा कार्बन है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कौन से वाले कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और कौन सा वाला डबल बॉन्ड हमारा मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो बात आ जाएगी वहां पे Z-Swift रूल की, वो हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमें अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को लेके। ये तो हमने समझ लिया मैकेनिज्म कैसी है। ये एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत जनरल सा एग्जांपल लेते हैं सेट-जेफ रूल को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ये टर्शियरी कार्बन पे अटैच्ड है हमारा ब्रोमीन। वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 हो जाएगी। स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कहां पे जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन चले गए ब्रोमीन के पास और यहां पे जनरेट हुआ CH3 CH2 C CH3 CH3 और इस कार्बन पे आया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे जनरेट हुआ। अब एलिमिनेशन के लिए इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इन वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। तो कौन सा वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, वो कैसे डिसाइड करना है हमें। तो सिंपली अगर मैं Z-Swift रूल को फॉलो करूं तो Z-Swift रूल बोलता है कि अगर मेरे पास बीटा कार्बन पे जिसपे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहां से मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो मेरा स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि इस केस में सही बात भी है। जैसे कि अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करूं, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है। क्यों, बिकॉज द एल्कीन फॉर्म बाय दिस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन इज मोर स्टेबल, इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो Z-Swift रूल सीधा सीधा फॉलो होता है यहाँ पे और ये आ जाता है हमारा निकल के मेजर प्रोडक्ट और ये आ जाता है दूसरा वाला हो जाता है हमारा साथ साथ में माइनर प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो हमें ये देख के चलनी है। अब रीअरेंजमेंट के साथ वाली इवन मैकेनिज्म देखते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे लिया हमने ये कुछ अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन कराई हमने मीथेनॉल के साथ और यहाँ से बन रहा है हमारा ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट। किस तरह से प्रोडक्ट बना इसकी मैकेनिज्म देख के समझते हैं। फर्स्ट स्टेप वही करना है अपने को। क्या करना है, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके निकाल दो, बना दो यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो ये हमारा कुछ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब जो लास्ट वाला केस लिया था हम लोग ने उसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो अगर मैं एक मिथाइल शिफ्ट करा दूं इससे इस वाले कार्बोकेटाइन पे, तो फिर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन से कार्बन पे बनेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। बेंजाइलिक कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब वहां पे एक रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी इस वाले कैटायन से तो ज्यादा होगी, है ना। अपने को चेक करना पड़ेगा कार्बोकेटाइन बनाने के बाद कि वहां पे पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की या फिर नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज होती हैं तो हमें पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के तरफ प्रोसीड करना होगा। जैसे ही वो बन जाता है एंड देन एलिमिनेशन करानी होगी। अब उस कार्बोकेटाइन तक पहुंचने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, 1 2
मिथाइल शिफ्ट 1 to मिथाइल शिफ्ट। अगर मैंने इस वाले कार्बन से मिथाइल इस वाले पे शिफ्ट किया तो इस वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा, और ये यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन। वही चीज यहाँ पे हुई, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें एलिमिनेशन करानी है। एलिमिनेशन इस वाले हाइड्रोजन से होगी तो सीधा सीधा ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो दो बातें तुम्हें इवन रिएक्शन कराते टाइम हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद अगर वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराओ, अदरवाइज वहां से बनने वाला कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, है ना, कौन सा Z-सेफ रूल को फॉलो करेगा, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं E1 और E2 के कंपैरिजन की, ठीक है, E1 वर्सेस E2। तो सबसे पहले अगर मैं सबस्ट्रेट्स को देख के डिसाइड करना चाहूं कि वहां पे E1 होगी या E2 होगी तो वो भी पॉसिबल होता है। कैसे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, लेसर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और E1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था एंड देन एलिमिनेशन हो रही थी। इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ E2 मैकेनिज्म से ही होंगे, E1 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में देखने को नहीं मिलेगी। बात करता हूं मैं सेकेंडरी के केस में। सेकेंडरी के केस में काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, एज वेल एज जो कार्बोकेटाइन बनता है वो भी स्टेबल होता है। तो मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तब हमें वहां पे दोनों रिएक्शन होती हुई दिख सकती हैं, E1 या फिर E2। या फिर अगर मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो वो भी बहुत स्टेबल बनेगा, साथ ही साथ वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब वो भी E1 और E2 दोनों को फॉलो कर सकता है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में तो सिंपल है, लेकिन अगर बात आ जाती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे तो तुम्हें बाकी के फैक्टर देखने पड़ेंगे। बाकी के फैक्टर क्या होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है हमारा बेस जो हम ले रहे हैं। अगर मेरा सॉल्वेंट प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, केटायंस एज वेल एज एनायन दोनों का सॉल्वेशन करते हैं और उनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स किसको फॉलो करेंगे, E1 मैकेनिज्म को। और अगर मैंने सॉल्वेंट ए प्रोटिक पोलर लिया हुआ है जैसे DMSO, DMF या फिर इस टाइप का कोई सॉल्वेंट या एसीटोन, इस टाइप का कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही सॉल्वोलिसिस करता है। और हम देखें अगर बेस के बेसिस पे, तो अगर मैंने वीक बेस लिया जैसे मैंने मीथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, कोई भी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी E1 मैकेनिज्म फॉलो होगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो वो आराम से पहले कार्बोकेटाइन बनवा के उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करवा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कोई बहुत स्ट्रॉन्गर बेस ले लिया जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, वो तो बहुत ही अग्रेसिव रिएजेंट है, बहुत ही रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, सिंपल सा जाके हाइड्रोजन निकालेगा, मुझे नहीं मतलब तेरा कैटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, भाड़ में जा, वो रिएक्टेंट की सुनने नहीं वाला, तो मतलब वो फॉलो करवाएगा E2 मैकेनिज्म को। तो अब तुम्हें यही 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली हमारी जो हमारा रिएक्टेंट है वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। प्राइमरी अगर होता है तो E2 होगी सिर्फ और सिर्फ, E1 नहीं हो सकती वहां पे। सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में दोनों हो सकती हैं। जहां भी ऐसी कंपैरिजन की बात आएगी तो तुम्हें दोनों चीज, तो तुम्हें बस देख लेना है बेस क्या है, बेस कैसा है मेरा और सॉल्वेंट कैसा है मेरा, इनके बेसिस पे तुम आराम से बता सकते हो वहां पे E1 हो रही है या फिर E2 हो रही है। ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन E1 वर्सेस E2 का। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में सबसे पहले हम SN1 वर्सेस SN2, SN1 वर्सेस E1 मैकेनिज्म, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। जैसे ये मेरे पास कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड है, सबसे फर्स्ट स्टेप दोनों केस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां से कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ब्रोमीन नेगेटिव निकल गया और साथ में बन गया हमारा ये कार्बोकेटाइन। अब मैं इसके साथ वाटर की रिएक्शन करा रहा हूं तो वाटर की हाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, वो वाटर इस कार्बोकेटाइन पे डायरेक्टली अटैक करके यहाँ पे ये अल्कोहल भी फॉर्म कर सकता है। मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा किससे, OH से, तो ये क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा, SN1 मैकेनिज्म को। साथ ही अगर मैं बात करूं वाटर के दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे बना दे हमारा एलिमिनेशन, यहाँ पे करा दे हमारा एलिमिनेशन और बन जाए ये अल्कीन हमारा प्रोडक्ट। दोनों पॉसिबिलिटी होती है सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन की। अब देखो SN1 और E1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स या फिर रिएक्शंस में जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो सेम होती हैं। दोनों केस में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब सॉल्वेंट हमें पोलर प्रोटिक लेना पड़ेगा एज वेल एज जो बेस लेना पड़ेगा हमें वो वीकर बेस लेना पड़ेगा, तभी सब्स्टिट्यूशन हो पाएगी या फिर E1 मैकेनिज्म फॉलो हो पाएगी। अगर बेस हमने स्ट्रॉन्गर ले लिया तो वहां पे फिर E2 हो जाएगी, वहां पे SN1 E1 की बात ही नहीं आनी। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई, रिएक्शन कंडीशन अगर सेम है तो किसी भी अल्काइल हैलाइड के लिए सब्स्टिट्यूशन करना भी पॉसिबल है और एलिमिनेशन करना भी पॉसिबल है। मतलब मैं अगर सीधा लिखना चाहूं तो यहां पे लिखूं, अगर मैं कोई अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, कोई अल्काइल हैलाइड है मेरे पास और उसको मैंने SN1 या फिर E1 की रिएक्शन कंडीशन में रखा हुआ है, सबसे SN1 या E1 रिएक्शन कंडीशन में रखा हुआ है, तो वहां पे हमारे
दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो वहां पे हमारे दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कौन कौन से? एक होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और दूसरा होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और दूसरा होगा हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? तो अब सारा का सारा काम आ जाता है टेम्परेचर पे। जनरली जो सब्स्टिट्यूशन है हमारा, अगर मेरा रिएक्टेंट उतना ज्यादा बल्कियर नहीं है तो वो ज्यादा तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी होता है, डायरेक्टली किसी न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्ट बॉन्ड बन गया और वहां पे हमारा चुपचाप आराम से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। वहीं मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस होगी, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो अगर मैं रिएक्शन कंडीशन सेम रखूं और मैं क्या करूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर ज्यादा टेम्परेचर वाला या ज्यादा प्रेशर रख दूं सिस्टम का, ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा प्रेशर रख दूं, तो कौन सी फॉलो होगी वहां पे? हमारी एलिमिनेशन। वहां पे जीत जाएगा हमारा एलिमिनेशन। और अगर मेरा टेम्परेचर कम है या फिर प्रेशर मैंने कम रखा है तो फिर वहां पे हमारी जीत जाएगी SN1 मैकेनिज्म। इस तरह से तुम्हें फॉलो करना है। तो इस तरह से तुम्हें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, या फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। ये टोटल बात, अगर हमारी रिएक्शन कंडीशन सेम है, SN1 और E1 वाली हैं, तो सिंपल सी बात है, वहां पे बात आ जाएगी पूरी की पूरी हमारी टेम्परेचर पे या प्रेशर पे, है ना। अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लिया है मतलब वहां पे एलिमिनेशन ज्यादा फेवर होगी। हमने सिस्टम को काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया कि तू आराम से एक बॉन्ड ब्रेक कर, दूसरा पाई बॉन्ड और फॉर्म कर, है ना, उसके बाद ये बना दे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूं, प्रेशर कम रखता हूं, मतलब मैंने सिस्टम को उतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करी कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा पाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारी सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना और MS चौहान या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, पक्का आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को अगर अपन बहुत आसानी से समझना चाहें तो इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन इन चार्ट को पढ़ने से पहले तुम मैकेनिज्म्स को जरूर समझ लेना। या तो मैंने हर मैकेनिज्म पे वीडियोस डाली हैं, या तो वो देख के, या फिर तुम किसी बुक से भी पढ़ लो, ठीक है। बात अपने को ये समझना है, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखो, मैं 3 क्लास ले रहा हूँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, जो कार्बोकैटायन बनेगा हमारा वो बहुत लेसर स्टेबल बनेगा। इस वजह से ना तो हमारी SN1 होगी ना तो हमारी E1 होगी, दोनों की दोनों बातें यहीं खत्म, ठीक है। बात करें अगर हम SN1 और बात करें अगर अपन SN2 और E2 की, तो हाँ, SN2 तो बहुत अच्छे से होगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे। क्यों? SN2 में बैक साइड से अटैक हो रहा था और कम हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा था, इजी अटैक हो रहा था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैसे होंगे, हमारे लेसर बल्कियर होंगे, तो वहां पे SN2 अच्छे से फेवर होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बेस बल्कियर है या फिर तेरा प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है, लेकिन तेरा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे ये ले लिया मैंने CH2Br, ये है तो प्राइमरी लेकिन इसके बाद वाला कार्बन बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ऐसे केस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरह के केस हो गए, तो वहां पे हमारी फॉलो होने लग जाएगी E2 मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल बना आता है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो तुम वहां पे E2 वाले प्रोडक्ट E2 मैकेनिज्म को फॉलो करवाओगे, SN2 को फॉलो नहीं करवाओगे। और साथ ही साथ तुम्हें ध्यान रखना होगा बेस के बल का। जैसे हमारा बेस बल्कियर है लेकिन जो रिएक्टेंट है वो बल्कियर नहीं है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड है ना, बहुत लेसर बल्कियर है ये। अब ऐसे केस में होगा, अगर मैं इसकी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूं तो वो बेस बल्कियर होने की वजह से E2 फॉलो करवाएगा, सीधी सी बात है, एलिमिनेशन करवाएगा वो। तो हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या देखना है, SN1 E1 तो हो नहीं सकती, SN2 बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर बेस बल्कियर है या फिर जो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसके जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स है, बाकी जो दूसरा कार्बन है, अगर इस पे ज्यादा बल्क है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा E2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, वहां पे हमारी एलिमिनेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म हो रहा है, मतलब SN1 और E1 दोनों की दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन अगर SN1 E1 है तो हमने अभी बात करी थी कि ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो क्या फॉलो करवाएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस, ये तो अपन वही समझ चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन SN2 और E2 की। देखो अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब ज्यादा बल्क तो है नहीं, है ना, मतलब ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ज्यादा बल्कियर हमारा रिएक्टेंट नहीं है, तो मतलब वहां पे SN2 हो सकती है और साथ साथ में एलिमिनेशन भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अगर हमारा बेस वगैरह बल्कियर है तो मतलब SN1 और SN2 और E2 दोनों पॉसिबल हैं,
ठीक है, तुम्हें कैसे डिसाइड करना है। अगर बेस मेरा बहुत ज्यादा बल्कियर होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ E2 होगी, या फिर अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात कर लूं, ज्यादा टेम्परेचर पे लिया है मैंने रिएक्शन को, ज्यादा टेम्परेचर पे कराया तो वहां पे E2 होगी, SN2 नहीं होगी उस केस में। अगर मेरा बेस लेसर बल्कियर है और मैंने टेम्परेचर भी कम ही रखा है तो फिर वहां पे मेरी SN2 मैकेनिज्म होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं तीसरी तरह के रिएक्टेंट पे, टर्शरी सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा बल्कियर होते हैं, मतलब यहाँ पे SN2 तो नहीं होने वाली, SN2 तो होने ही नहीं वाली, सिर्फ और सिर्फ E2 मैकेनिज्म ही हो सकती है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। लेकिन टर्शरी के साथ दिक्कत क्या आती है, टर्शरी जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना वो बहुत स्टेबल फॉर्म होता है। इसका मतलब E1 और SN1 दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। कार्बोकैटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जितना स्टेबल वो बनेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। उसी को देखते हुए हम बोल सकते हैं SN1 और E1 दोनों की दोनों पॉसिबल है हमारी। अब बात करें SN1 और E1 की, तो SN1 कब फेवर होगी और E1 कब फेवर होगी। अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूं, प्रेशर कम रखता हूं, तो हमारी होगी SN1। अदरवाइज टेम्परेचर हाई होते होते क्या होता जाएगा, हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट फेवर होता जाएगा और E1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी जब हम टेम्परेचर को हाई रखेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को चेक करके तुम आराम से सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पे आने वाले क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो, आराम से करवा सकते हो। कितना मस्त कंसेप्ट है, मतलब तुम्हें हर एक चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। रिएक्टेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बेस क्या है, रिएक्शन का टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम आराम से कमेंट कर सकते हो कि वहां पे कौन सी मैकेनिज्म हो रही है। और ऐसी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, सारी अपन यहीं पे देखी है। तो इस वीडियो को अपन यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन एलिमिनेशन विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। एलिमिनेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, वो किस तरह से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बेसिस पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग साइक्लिक मॉलिक्यूल्स जैसे साइक्लोहेक्सेन में एलिमिनेशन के प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे, ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख के हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें समझनी बहुत जरूरी रहेगी। ये तो बात होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लविंग केमिस्ट्री।